नमस्कार, मैं हूं अविनाश पाठक। IBC 24 की खास पेशकश सवाल आपका है में आपका स्वागत है। तो सवाल आपका है में आज हम बात करने जा रहे हैं नदियों की दुर्दशा की। प्रदेश की नदियां लगातार अपने अस्तित्व को तरस रही हैं। लगातार हो रहे अवैध उत्खनन और अतिक्रमण की वजह से नदियों का अस्तित्व संकट में है। रायगढ़ जिले की बात करें तो रायगढ़ जिले की भी कमोबेश यही स्थिति है। जिले से होकर 3 नदियाँ गुजरती हैं, जिसमें मांड, महानदी और केलो नदी शामिल है। इन तीनों नदियों में लगातार अतिक्रमण हो रहा है। अतिक्रमण की वजह से और अवैध उत्खनन की वजह से इन नदियों की गहराई कम होती जा रही है, पाट चौड़े होते जा रहे हैं। आलम यह है कि नदियां प्रदूषित हो गई हैं और इसका व्यापक असर जनजीवन पर पड़ने लगा है। रायगढ़ जिले में 2 बड़ी नदियां हैं जिसपे लगभग 80% आबादी जो है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से निर्भर करती है, जिसमें एक केलो नदी है और दूसरी महानदी है। फिलहाल जो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये केलो नदी की है और मैं आपको बता दूं कि केलो नदी की जो मान्यता है वो धार्मिक मान्यता भी है और इसे पूजा जाता है। इस नदी को अगर शहर की बात करें तो रायगढ़ शहर की लगभग 3.5 लाख जो आबादी है वो इस केलो नदी पर निर्भर करती है। शहर की लगभग 80% घरों में इसी केलो नदी का पानी वाटर फिल्टर प्लांट के जरिए पीने के लिए और अन्य कार्यों के लिए सप्लाई किया जाता है। लेकिन इस नदी की हालत है वो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि लगातार केलो नदी है वो प्रदूषित होती जा रही। देखिए कि पूरी शहर का जो निस्तारी का जो पानी है, गंदा पानी, वो किस तरह से इस नदी में आकर मिलता है। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि तस्वीरें आपको दिखा। देखिए मेरे पीछे जो बड़ा सा आपको होल दिख रहा है, ये जो लाइन है वहाँ से नाले का गंदा पानी जो है वो केलो नदी में मिल रहा है। तो ये केलो नदी जो है, इसी नदी का पानी आगे वाटर फिल्टर प्लांट के जरिए लोगों के घरों तक पहुँचता है। एक और तस्वीर जो मैं आपको दिखाऊँगा, ये देखिए कि किस तरह से गंदा पानी जो है केलो नदी में आकर मिल रहा है और पूरी नदी जो है प्रदूषित हो रही है। देखिए कि ये दूसरी ओर की तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये पूरा जो पानी है वो शहर के सीवरेज का पानी है, जो कि कोई प्लानिंग नहीं होने की वजह से डायरेक्ट तौर पर इसे नदी में छोड़ा जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि लगातार केलो नदी के प्रदूषित होने की रिपोर्ट्स आ रही है। देखिए कि ये गटर का गंदा पानी किस तरह से सीधे इस केलो नदी में मिल रहा है और ये पानी जो है आगे जाकर वाटर फिल्टर प्लांट में जाता है और उसके बाद पूरे शहर को पानी की सप्लाई होती है। एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जो है बीच में आई थी, जिसमें ये कहा गया था कि केलो नदी का पानी जो है वो पीने लायक तो नहीं बल्कि निस्तारी के लायक भी नहीं है। IIT खड़गपुर की टीम यहाँ पे आई हुई थी और उसने ये रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें ये कहा गया था कि केलो नदी में जो पानी है, पानी में बैक्टीरिया की मात्रा जो है सामान्य से 10 गुना अधिक है। लगभग 64 MPN बैक्टीरिया की मात्रा यहाँ पे दर्ज की गई थी। सामान्य तौर पर ये सामान्य से 10 गुना ज़्यादा है, यानी कि किसी भी सूरत में इस पानी को उपयोग में नहीं लाया जा सकता, लेकिन उसके बावजूद लगातार इस पानी को उपयोग में लाया जा रहा है। ये बात लगातार कही जा रही थी कि केलो नदी के लिए प्लान वे पर काम किया जाएगा, केलो नदी को सुरक्षित रखने के लिए और पानी को साफ करने के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। लेकिन जिस तरह से ये नाला मैंने आपको दिखाया, आपको बताऊं फिर से कि जो इस तरह के नाले आपको दिख रहे हैं, एक सर्वे में ये बात सामने आई है कि 18 अलग अलग नाले जो हैं, गंदे नाले, इस तरह से सीधे केलो नदी में आकर मिल रहे हैं। कुछ लोग हैं जो लगातार केलो नदी को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, प्रदूषण को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। कई तरह की याचिकाएं भी NGT में और अन्य तरीके से लगाई हैं, उनसे बात करेंगे। राजेश त्रिपाठी जी हैं। त्रिपाठी जी, आपसे जानना चाहूँगा, लगातार आप केलो नदी को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, प्रदूषण को लेकर भी आपने काफ़ी लड़ाई लड़ी है। ये जो तस्वीर है, आपके पीछे की जो तस्वीर है, क्या कहती है? केलो नदी को लगातार प्रदूषित होने की बात कही जा रही है, जिस तरह की रिपोर्ट आपने भी बताई थी, रिपोर्ट क्या कहती है? देखिए, रायगढ़ जिले का जो केलो नदी है, इस पर अगर हम निर्भरता की बात करें तो लगभग 4.5 लाख रायगढ़ शहर की जो आबादी है, जिसमें लगभग 17,300 नगर निगम ने जल कनेक्शन दिया है। और इसके साथ साथ अगर देखें तो लगभग 300 से 400 यहाँ बोर पर लोगों की निर्भरता है। तो रायगढ़ शहर की जो आबादी है वो 4.5 लाख लोग जो है इस केलो नदी पर निर्भर हैं। परंतु अगर आज की बात देखें तो केलो नदी की स्थिति ये है कि ये नदी के बजाय एक नाले में तब्दील हो गई है और रायगढ़ शहर का जितना भी गंदा पानी है वो नालों के माध्यम से केलो नदी में जो मिलता है, तो यहाँ का लगभग अगर ऊपरी जगह पर देखें तो 64 PMT का जो पानी है वो प्रदूषित है। और जैसे जैसे केलो नदी आगे बहती है वो लगभग 100 गुना 100 की मात्रा में आ जाती है। लगभग वो प्रदूषण की जो मात्रा पानी में है वो लगभग 10 से 15 गुना है।
और जैसे और जानकारी देखें कि लगभग महीने में 400 ट्रक जो कचरा है वो केलो नदी में कहीं ना कहीं से शहर के अलग अलग क्षेत्रों से कलेक्शन करके एक जगह डंप किया जाता है, वो भी बरसात के दिनों में काफी ज्यादा बह के यहाँ आता है। आंकड़े बोल रहे थे त्रिपाठी जी, ये पीछे आपकी तस्वीर है जी। कितनी चिंताजनक है। आप खुद देखिए कि ये गंदा पानी जो सीधे आके यहाँ पे मिल रहा है और ये पानी जाकर सीधे नाले में जाता है। आप लगातार आंकड़ों की बात कर रहे हैं, यहाँ तस्वीर आप मौके पे मौजूद हैं, हम भी मौजूद हैं। कितना खतरनाक है, क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही है कि नदी को प्रदूषित होने से बचाया जाएगा, लेकिन उसके बाद प्रयास कुछ नहीं होते। ये सेहत के लिए कितना खतरनाक है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो जीवन का सबसे मूलभूत चीजें हैं उनमें से पानी भी एक है, और अगर वो पानी को अगर आम जनता को अगर प्रदूषित दिया जाता है तो निश्चित तौर पर वो जनता स्वास्थ्य के रूप में प्रभावित होगी। और हम इस पूरे मामले को विगत 2 साल पहले हम एनजीटी में भी गए और एनजीटी ने छत्तीसगढ़ सरकार को, जिला प्रशासन को ये कहा कि यहाँ ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए और जो भी शहर का गंदा पानी है पहले उसकी सफाई की जानी चाहिए, इसके बाद उस पानी को केलो नदी के अंदर छोड़ा जाना चाहिए। और जो सरकार की जानकारी है कि 3 ट्रीटमेंट प्लांट विगत कई वर्षों से यहाँ स्वीकृत हैं, परंतु आज तक उसका अंतिम स्वरूप यहाँ नहीं हो पाया। एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, कैमरा पर्सन कहूँगा कि तस्वीर आपको दिखाएं। ये देखिए, ये जो पार्ट है केलो नदी का, इसके पहले मैं आपको बताऊं कि जल स्तर जो है केलो नदी का लगातार घट रहा है। अभी चूंकि 3 दिन पहले बारिश हुई है, इसलिए डैम से पानी छोड़ा गया था, तो आपको थोड़ा सा पानी भरा हुआ दिखेगा। लेकिन ये जो खाली हिस्सा आपको दिख रहा है, पिछले 3-4 सालों के पहले की बात करें तो ये पूरा हिस्सा पहले भरा हुआ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे ये जो नदी है वो सक्रिय होती जा रही है। पार्ट जो है चौड़े हो रहे हैं, नदी की गहराई जो है वो कम होती जा रही है, पानी जो है लगातार कम हो रहा है, और इसकी वजह से अतिक्रमण भी जो है लगातार होते आपको दिखेंगे। ये देखिए कि आपके इस तरह की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पे लगातार पूरे कब्जे हैं। बाद में इस इलाके को मरीन ड्राइव का रूप जरूर दिया गया है, लेकिन ये पूरी ज़मीन जो थी वो नदी की ज़मीन थी। कब्जे होते जा रहे हैं, नदियों का जो चौड़ाई है वो कम होती जा रही है। आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह से इस पर प्लान करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब केलो नदी का अस्तित्व संकट में है। हर बार ये होता है कि पूजा पाठ की जाती है, साल में एक दिन याद किया जाता है, उसके बाद प्लानिंग कुछ नहीं की जाती। योजनाबद्ध तरीके से नदियों के संरक्षण के लिए कोई काम करने की जरूरत है, खास तौर पर केलो नदी को लेकर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पहला काम तो यह है कि रायगढ़ जिले के जो ट्रीटमेंट प्लांट बनने हैं वो तत्काल बने, और जो भी शहर का गंदा पानी आता है उसको पहले साफ किया जाए और फिर केलो नदी में छोड़ा जाए। और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि इतनी बड़ी जमीन हमारे पूरे केलो नदी के अगर किनारे पड़ी हुई है और ये शहर से लगा हुआ क्षेत्र है, तो यहाँ सरकार की एक योजना होनी चाहिए कि व्यापक पैमाने पर नदी के दोनों किनारे में वृक्षारोपण हो, जिससे पानी का संतुलन जो है वो और प्रकृति का जो संतुलन है वो बेहतर तरीके से बन सके। तो एक बड़े योजनाबद्ध तरीके से प्लान करने की ज़रूरत है कि किस तरह से इस जल स्तर को फिर से बढ़ाया जाए, और ख़ास तौर पर नदियों के किनारे जिस तरह से पार्ट चौड़े हो रहे हैं, एक बड़े पैमाने पर अगर इस इलाके में प्लांटेशन किया जाता है तो शायद नदियों के संरक्षण में कहीं ना कहीं कामयाबी मिलेगी। और मुझे लगता है कि एक बड़े योजनाबद्ध तरीके से नदियों के संरक्षण के लिए काम करने की ज़रूरत है। तो ये तस्वीर जो है वो केलो नदी के आसपास की है, जो कहीं ना कहीं हम सभी को नदियों के अस्तित्व पर जो संकट मंडरा रहा है उसे लेकर सोचने को विवश करती है। ये जो तस्वीर है वो भैंसगढ़ी गांव की तस्वीर है। ये जो सूखी नदी आप देख रहे हैं ये वही नदी है जिस पे पहले पूरे समय पानी रहता था। इसका पार्ट आप देखिए कि कितना चौड़ा पार्ट है, और लगातार इस इलाके में इतना पानी रहता था कि आसपास लगभग 700 हेक्टेयर की जो खेती है वो की जा सकती थी, लगातार सिंचाई होती थी। आज से लगभग 7 साल पहले जब केलो बांध परियोजना की नींव रखी गई थी, तब किसानों को ये कहा गया था कि बांध बनने के बाद इस पूरे इलाके में पानी और बढ़ जाएगा, खेतों तक पानी पहुँचेगा और किसान और ज़्यादा खेती कर पाएंगे। और यही वजह थी कि किसानों ने ज़मीन अधिग्रहण के दौरान अपनी ज़मीनें राज्य शासन को दे दी। ये सोचा कि बांध बनने के बाद उनके खेतों तक पानी पहुंचेगा। लेकिन देखिए, ये तो तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आसपास की जो ज़मीनें आपको दिख रही हैं, ये सारी ज़मीनें जो है वो खेत हुआ करती थी, जहाँ पे किसान है वो फसल लिया करते थे। लेकिन अब ये बंजर पड़े हुए हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पानी यहाँ पे नहीं पहुँच रहा है। 3 तरह का नुकसान यहाँ के किसानों को हुआ है। पहला तो ये कि इनकी ज़मीनें जो थी, खेतीहर ज़मीनें थी, वो चली गई। दूसरा ये कि ज़मीन जाने के बाद जो दूसरे जगह थे जहाँ पे पहले पानी पहुँचता था, बांध बनने के बाद पानी पहुँचना बंद हो गया, किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं। और तीसरी परेशानी ये है कि किसानों को जो मुआवजा मिला है वो बेहद कम है। आपको जानकर हैरत होगी कि 1 हेक्टेयर ज़मीन का मुआवजा बमुश्किल 1.5 लाख रुपए किसानों को मिला है, जबकि अन्य गाँवों की बात करें तो 8 से 10 लाख रुपए एकड़ तक का जो मुआवजा है वो किसानों को मिला है। सीधे किसानों से बात करते हैं जो लगातार डैम से प्रभावित हुए हैं। ये बताइए, ये जो पूरा इलाका है जहाँ पे पहले पानी भरा रहता था, अब पानी नहीं है यहाँ पे, कारण क्या है और दिक्कतें क्या क्या आ रही हैं? इसमें केलो डैम बनने से
हमको बहुत फ़ायदा मिलेगा बोलकर शासन द्वारा बोला गया था, लेकिन हमको कुछ भी फ़ायदा नहीं मिला। 1 हेक्टेयर में 1,20,000 रुपया दिया गया था, जो कि घर से हम बेघर भी हो चुके हैं और हमारा कोई काम नहीं हुआ ना। आज तक कोई भी किसानों को एक भी बूंदा पानी नहीं मिला है, किसी भी किसान को कि कोई फैक्ट्री को नहीं मिला है। जो केलो डैम बना है सभी के नुकसान ही नुकसान हुआ है। और हमारा मांग है, मैं कृषि संघर्ष समिति के अध्यक्ष हूँ, 18 ठो गाँव का लीडरशिप कर रहा हूँ, जिसमें हम मांग कर रहे हैं प्रति एकड़ 10 लाख रुपया एकड़। दनोट को विशेष पैकेज मान कर दिया गया था, उसी प्रकार हमको भी 375 कृषकों को विशेष पैकेज दिया जाए करके हम 8 साल से मांग करते आ रहे हैं। और शासन द्वारा हमारे प्रति बहुत हमको सता रहा है, सब चीज़ कर रहा है, फिर भी हम सहन किए हैं और हम शासन को आशा कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं। भूपेश बघेल भी चुनाव के पहले यहाँ आए थे ग्राम भैंसगढ़ी में और दिलाएंगे बोलकर बोले थे, और अभी एक बार मिले हैं भूपेश बघेल से और फिर जाएंगे भी रायपुर और फिर मिलेंगे। अच्छा ये बताओ, ये यहाँ पे पहले पानी रहता था, बांध बनने के बाद नहीं है पानी यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे सब में धान कमाई होता था, सिंचाई सब में हो रहा था। अभी पूरा जमीन बंजर पड़ा है, कोई काम के लायक नहीं है। ये विडंबना कही जाएगी कि जिस डैम के लिए इन्होंने सोचा था कि इनको फायदा मिलेगा करके, वो ऐसा हो जा रहा है कि डैम बनने के बाद उल्टे पानी पहुँचना बंद हो गया, तो सिंचाई इनकी प्रभावित हुई। कितना जमीन गया है आपका? 7.5 एकड़। कितना पैसा मिला इसका? 14,60,000। तो क्या हिसाब से दिए जमीन का पैसा? अब उतना तो मालूम नहीं है सर हमको कि क्या हिसाब से मिला है जो, लेकिन टोटल उतना बना था, रोक रही कर के। तो कम मिला है ना? आप लोग बता रहे थे कि बहुत कम मिला है, दूसरे गांव में ज्यादा मिला है, बोल रहे थे ना आप लोग? कम मिला है हमको, जिस प्रकार इस नोट में 10 लाख दिया है उस प्रकार हमको नहीं दिए हैं। तो ये जो पूरा नदी सूख गया है तो कितना दिक्कत आता है? आप लोग सिंचाई करने के लिए कैसे करते हो? पहले कैसी थी स्थिति, अब कैसी? पहले से अभी बहुत कड़वाहट हो रहा है। जैसे पहले इस सब में धान होता था, अभी इसमें पानी भरा है, मेरे कुछ नहीं होता है, न पानी कहीं जा नहीं रहा है, न कोई ले नहीं रहा है किसान कमाने के लिए, बंजर हो जा रहा है। बंजर है। किस तरह से दिक्कतें आ रही है? क्योंकि पूरा इलाका यहाँ पे सूखा है, पानी नहीं पहुँच पाता, तो परेशानी क्या होती है? परेशानी तो हम लोग परेशानी नहीं हो ही का कहते हम शासन ला हम दे रहे हैं, तो हम ला अभी कोई अगले सब अगले परेशानी है। खेती भी छोड़ दे हन और लड़त हन, तो लड़ाई पैसा भी सक दे ना लड़ के, और दिहो कहा थे और कभी नहीं दे थे, तो और पानी भी नहीं दे थे, देखा तो सूखा है। तो इसने प्रकार से हमला मने तकलीफ है। और जो हमला दनोट में हमन तो लड़े नहीं रहते न, लेकिन दनोट ला दोबारा दे जिसे तो हमला उतना पूरा भी नहीं दी से, कम दी से। अच्छा ये बताओ, यहाँ क्या क्या फसल उगाते थे, अब क्या हो रहा है? अब हमन धान उगात रहे, मने पताल भाटा हमन उगात रहे, तो ओला बेच भांज के हमन चलत रहे। तो अभी कुछ नहीं है, पैसा जो दे रही ओला तो जमीन खरीद मैंने खोजत हमन सक दे है, तो हमला अभी और तकलीफ हो जाते, सब अगले तकलीफ है। इन अन्नदाताओं का दर्द समझिए कि इन लोगों ने अपनी ज़मीनें दी बांध के लिए, नदी के लिए, क्योंकि इन्होंने सोचा था कि इनकी जो खेतीहर ज़मीन है, डैम बनेगा, पानी गांव तक पहुंचेगा, तो शायद पहले से ज़्यादा खेती कर पाएंगे। पहले ये सब्जियां उगाते थे, धान की फसल लिया करते थे, गेहूं उगाते थे, लेकिन अब ये ज़मीन जो है वो नदी में डूब गई है। जिस जगह पे पहले पानी आता था, बांध बनने के बाद पानी नहीं पहुँच पा रहा है, ज़मीनें जो है वो बंजर हो गई हैं। ये जो किसान थे वो अब मजदूर बन गए हैं, दूसरे जगहों पे जाके कामकाज कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं अपने हक के लिए, मुआवजे के लिए, और लड़ाई लड़ने में पैसा भी खर्च हो रहा है। ये चाहते हैं कि इनके मुआवजे के हक का जो पैसा है, जो ज़मीनें इनकी गई हैं, कम से कम वो पैसा, उस पैसे का जो है वाजिब जो हक है उनको ये मिलना चाहिए, ताकि वो दूसरी जगह पे अच्छी ज़मीन खरीद सकें, अच्छे तरीके से खेती कर सकें। लेकिन कहीं ना कहीं ये इनकी बदकिस्मती है कि ये गाँव जो है वो डैम बनने के बाद फिर से बंजर हो गया है, फिर से उजाड़ हो गया है।
छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है महानदी, और मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ आप देख सकते हैं कि महानदी का ये किनारा है, तोरा गांव है, रायगढ़ जिले का आखिरी इलाका है लगभग। इसके बाद कुछ दूरी के बाद उड़ीसा की सीमा शुरू हो जाती है, और आप देख सकते हैं कि महानदी का जो ये पार्ट है कितना चौड़ा है। तकरीबन 2.5 किलोमीटर चौड़े इस पार्ट में छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा ब्रिज जो कि सूरजगढ़ में बनाया गया है, इसी नदी पर बना हुआ है। और इस नदी के आगे लगभग 60 किलोमीटर के बाद हीराकुंड डैम है जो कि उड़ीसा में है, और इस डैम की वजह से इस नदी में पूरा पानी स्टोर होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यही महानदी इलाके के जो लगभग 65 गांव हैं, उन 65 गांवों के लिए परेशानी का सबब बना है। हालांकि ये नदी जीवनदायिनी नदी है, लाइफलाइन है, इसी नदी के भरोसे यहाँ के जो गाँव के लोग हैं वो जीवन यापन करते हैं। लेकिन यही नदी बारिश के समय में इनके लिए काफ़ी परेशानी का सबब बन जाती है। कई तरह की समस्याएं हैं। एक बार फिर से आपको बताऊंगा कि देखिए आप कितना चौड़ा पार्ट है इस महानदी का कि आपको दूसरा कोना देखने में तकलीफ होगी। हालांकि जैसे जैसे हम और आगे बढ़ेंगे ये पार्ट और आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस नदी की गहराई धीरे धीरे कम हो रही है, पार्ट धीरे धीरे चौड़ा होते जा रहा है, और इसका खामियाजा आसपास के जो गांव है, खासतौर पर पुसौर ब्लॉक के, सरिया ब्लॉक के, बरमकेला ब्लॉक के, इन गाँव के ग्रामीणों को उठाना पड़ता है। तस्वीरें दिखाऊंगा जो ग्रामीण मेरे साथ खड़े हुए हैं। ये जो लोग हैं ये सारे के सारे लोग किसान हैं। किसान होने के साथ साथ लगातार नदी के को लेकर संघर्ष भी कर रहे हैं। काफ़ी कुछ खोया है इन्होंने महानदी में। सबसे बड़ी बात, क्योंकि जब हर बार बारिश होती है जून के महीने के बाद, इन किसानों की परेशानी काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि इन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं बारिश आएगी और फिर से पूरा का पूरा गांव जो है वो टापू बन जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इस पूरे इलाके के आसपास के लगभग 65 गाँव ऐसे हैं जो हर बार बाढ़ से प्रभावित होते हैं, और ये जो गाँव खासतौर पर जो तोरा है, इस पूरे 5 किलोमीटर के दायरे में पानी भर जाता है और ये पूरा गाँव टापू हो जाता है। और जब बाढ़ आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा खतरा ये रहता है कि खेत में महानदी का रेत जो आता है और खेत में जो पटा जाता है वो सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। दूसरा बात कि बाढ़ का पानी मिट्टी से घुला हुआ होता है और पौधों में वो जो एक परत बैठ जाता है मिट्टी का, वो फसल को सड़ा देता है। किस तरह की फसलें लेते हैं आप लोग, और लगभग इस तरह पूरे इलाके में अगर 60-65 गाँव की बात करें, लगभग कितने किसान हैं जो ऐसी फसलें लेते हैं नदी के किनारे पे? नदी के किनारे में पुसौर ब्लॉक और हमारा सर बरमकेला ब्लॉक, ये लगभग 65 गांव के आसपास आता है। और हमारा जो बरमकेला ब्लॉक है ये लगभग 35 से 40 गांव के बीच में आता है। और हमारा मुख्य फसल धान है, मूंगफली है, गेहूं है, ये गेहूं बोल रहा हूँ, मूंग है, उड़द है। तो इस तरह का जो बरसाती फसल होता है, और सब्जियों में टमाटर है, भिंडी है, ये फसल हम लोग लेते हैं। कुछ भरपाई अगर हो पाती है, नुकसान होता है तो दिक्कतें किस तरह की होती है किसानों को? भरपाई होती है लेकिन नहीं के बराबर है, उससे किसान को कोई लाभ नहीं है। थोड़ा मोड़ा राहत का है तो बात अलग है, और राहत भी नहीं कहा जा सकता। बाढ़ तो अभी जैसे बारिश होता है तो हम लोगों को पूरा डर लगता है। क्या है कि जो करंट रहता है इसमें देखिए ना, बीच में जैसे ना नदी में एक तो पूरा बस्ती हो गया है, इसके माने करंट नहीं होने के कारण ये अगर ये बालू निकाल जाता है तो ये बाढ़ भी कम हो जाता है। अभी जहाँ हम लोग खड़े हैं, हम लोग जैसे छोटे छोटे से तो यहाँ बातचीत करने नहीं बनता था, उतना साउंड आता था वो नदी का। अच्छा। उतना बहाव बिल्कुल नहीं है अभी, कम गई है बिल्कुल, उसीलिए बाढ़ तो सुनिश्चित है ना। ये एक चिंता का विषय है कि प्रदेश की सबसे बड़ी नदी हो महानदी, उसका प्रवाह कम हो जाना, कहीं ना कहीं नदियों के अस्तित्व पे संकट तो है। और सबसे बड़ी बात, जैसे कि ग्रामीण बता रहे हैं कि इस इलाके में नदी जो है उसकी गहराई कम होती जा रही है, लगातार जो है रेत यहाँ पे पड़ती जा रही है। एक बड़ा कारण जो ये भी है कि यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर दूरी पर हीराकुंड डैम बना हुआ है, और डैम के होने की वजह से जल प्रवाह जो है वो कम हो गया है, जिसके कारण रेत यहाँ पे बड़ी मात्रा में जमा हो रहा है, और ये एक बड़ा कारण है कि किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है। हालांकि जो बाढ़ की बात करते हैं तो बाढ़ के लिए लगातार तटबंध बनाने की योजना जो है यहाँ पे चलती आई है। मैं आपको बता दूं कि जब पूर्व मंत्री सकलजीत नायक थे इस इलाके में, सिंचाई मंत्री, तो उन्होंने एक पहल की थी कि जो प्रभावित इलाके हैं, बाढ़ प्रभावित इलाके, वहाँ के इलाकों में तटबंध बनाया जाए, जिससे जो नदी का प्रवाह है वो नदी का प्रवाह तो बना रहे, और साथ साथ जो आसपास के इलाके हैं जो बाढ़ में प्रभावित होते हैं उस बाढ़ के प्रभाव को कम किया जा सके। विधायक प्रकाश नायक जी हमारे साथ, उनसे चर्चा करेंगे। आपका क्षेत्र पे भैया ये बताएंगे कि लगातार इस तरह की मांगे उठती रही है कि तटबंध को लेकर प्रयास होना चाहिए, प्रयास शुरू भी हुआ था। बाढ़ का एक बड़ा इलाका जो है इस इलाके में बाढ़ से प्रभावित होता है, किस तरह की दिक्कतें होती है और कुछ प्लानिंग आपने सोची है कि क्या होना चाहिए? देखिए, जब मेरे पिताजी विधायक हुआ करते थे, यहाँ मंत्री थे, उस समय कई गांव में तटबंध बनाए थे,
और उनका यह प्रयास था कि टर्बन बना के उसका कुछ डिजाइन ऐसा था कि बाढ़ के प्रवाह को नदी के बीच की ओर मोड़ दें ताकि गांव में कम से कम डुबान हो। तो इस तरह की टर्बन की ज़रूरत है। और यहाँ की जो मुख्य समस्या है कि जब से ये हीराकुंड डैम बना है उसके बाद ये जो बालू है, सेंट है, ये रुकते जा रहा है, नदी उथली होती जा रही है। और नदी उथली होने के कारण जो नदी का जो जब बाढ़ आता है, जब फुल फ्लो चलता है नदी, तो उसका चौड़ाई लगभग 5-7 किलोमीटर जाती है। तो आसपास के सभी गांव डूब जाते हैं, पूरा फसल बह जाता है, जान माल की भी हानि होती है। तो एक तो बड़ी समस्या है और स्थायी समस्या है, इसका हल जरूरी है। कुछ लगता है भैया कि क्या कुछ होना चाहिए कि या जो आसपास के गांव का विस्थापन होना चाहिए या फिर नदियों को लेकर कुछ बड़े स्तर पे काम करने की ज़रूरत है कि खासतौर पर इन नदियों को गहरा किया जाए, जहाँ पे रेत बड़ी मात्रा में है उसको लेकर कुछ प्लानिंग की जाए ताकि जो आसपास के इलाके हैं वो प्रभावित ना हो। क्या लगता है क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, जहाँ भी नदी में बांध बने हैं वहाँ लगातार जो रेत जमा होता है उसको निकालने का काम होता है, बड़े बड़े बांधों में हम देखा है। लेकिन हीराकुंड डैम में ये काम नहीं हो रहा है, जिसके कारण ये नदी उथली होती जा रही है। तो यहाँ का जो बालू जमा हो गया है इस नदी में, रेत जमा हो गया है, उसको निकालने की ज़रूरत है। उसके लिए राज्य स्तर नहीं बल्कि केंद्र शासन के स्तर में ही प्रयास जरूरी है। और केंद्र शासन इसमें अगर ध्यान देगा तो यहाँ का जो समस्या है उसका हल होगा। आपने इसमें कुछ पत्र भी लिखा था कि प्रयास होने चाहिए, अब सरकार भी आपकी है, तो क्या लगता है कि राज्य स्तर पे भी कुछ प्रयास होंगे? जी, मैंने इसमें पत्र लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि कम से कम नदी के बहाव को नदी के बीच की ओर करें, जिससे जो नदी के बीच में बहाव होगा तो नदी के बीच में जो टापू बनते जा रहे हैं वो टापू नहीं बनेंगे तो धीरे धीरे कटाव भी रुकेगा और बाढ़ भी कम आएगी। एक सर्वे भी होना चाहिए इस पूरे इलाके का कि किस तरह से कितने एरिया में तटबंध बनना चाहिए, कितने गाँव प्रभावित हो रहे हैं। क्या लगता है किस तरह के सर्वे की जरूरत है? हाँ जी, जरूरत है इसकी। और सर्वे होगा, उसके बाद में कुछ योजनाएं बनेगी तो राहत मिलेगी। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि महानदी, क्योंकि इसकी धार्मिक मान्यता है और कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं जो यहाँ के लोग बता रहे हैं कि पाट का लगातार चौड़ा होना, गहराई कम होना, रेत की मात्रा बढ़ती जाना, ये कहीं ना कहीं इस बात के संकेत है कि महानदी के अस्तित्व पर भी अब संकट मंडरा रहा है और ज़रूरत है कि महानदी को लेकर एक सार्थक प्रयास होने चाहिए। चूंकि यहाँ के जनप्रतिनिधियों का कहना है कि पत्र उन्होंने लिखा है, केंद्र स्तर पर इसमें प्रयास करने की ज़रूरत है, तो ये जरूरी हो गया है कि अब महानदी के बचाव के लिए भी एक कहीं ना कहीं बड़ी पहल की जाए। तो देखा आपने कि प्रदेश की नदियों के किस तरह के हालात हैं और कहीं ना कहीं इन हालातों के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। तो ऐसे में वक्त आ गया है कि इन नदियों को सहेजने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम हो और इसके लिए हम आपकी साझेदारी भी बेहद ज़रूरी है। तो आइए मिलकर संकल्प लेते हैं कि इन नदियों को फिर से हरा भरा करेंगे, इन नदियों को फिर से संवारेंगे, इन नदियों को फिर से सहेजेंगे ताकि ये धरोहर बनकर आने वाली पीढ़ी के लिए संरक्षित रह सके। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।